नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। हम समेट कर लाए हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद में बुधवार को हुआ कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज। लोकसभा से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक चर्चा के बाद हुआ पारित। वहीं राज्यसभा से पारित हुआ बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, जल्द ही सहकारी क्षेत्र में ओला उबर जैसी टैक्सी सेवा की होगी शुरुआत। कहा, सहकारिता क्षेत्र में मजबूती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मदद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। बीजेपी नेता संजय जायसवाल के घर पर बिहार दिवस पर भोज का आयोजन। एनडीए घटक दलों के नेता हुए शामिल। पंजाब की भगवंत मान सरकार का तीसरा बजट पेश। एक बार फिर महिलाओं को किया निराश। प्रतिमाह 1000 रुपए देने का वादा अब तक नहीं हुआ पूरा। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत। डीआरडीओ नौसेना ने किया कम दूरी की वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पिछले 3.5 साल में देश में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत ढांचा तैयार होने का उल्लेख करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश की हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गठित हो जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। आने वाले कुछ दिनों में सहकारी क्षेत्र में ओला उबर जैसी टैक्सी सेवा आने वाली है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया दोनों तरह के वाहनों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मुनाफा धंधा सेठों के पास नहीं जाएगा, बल्कि ड्राइवर के पास जाएगा। अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। आने वाले दिनों के कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इस विधेयक के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सहकारिता में नेतृत्व का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने से सामाजिक समावेशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, उद्यमिता के साथ साथ देश में कॉरपोरेट नेतृत्व का एक नया प्रतिमान स्थापित होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे। और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि दिल्ली में भी कमल खिल गया है और अब आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू है। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है। चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। को बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर,
उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया मान्यवर। आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2014 से अब तक पीएसयू बैंकों ने विभिन्न सेक्टर में 3,94,000 रोजगार दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौरान देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 94,000 नौकरियां दी हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि देश के बैंकिंग सेक्टर में सेवा देने वाले विभिन्न बैंकों ने 3.94 लाख रोजगार सृजित किए हैं। We have created 3.94 lakh of jobs since 2014. 3.94 only in public sector banks. And they are of different cadres and different levels. State Bank of India alone has created 94,000 jobs. 41,000 jobs by Bank of Baroda. 36,000 jobs by Bank of India. 7,000 jobs by Bank of Maharashtra. 54,000 jobs by Canara Bank. I'm rounding off the numbers. 15,000 by Central Bank of India, 21,000 by Indian Bank, 7,000 by Indian Overseas Bank, 55,000 by Punjab National Bank, 8,000 by Punjab and Sindh Bank, 13,000 by UCO Bank, and Union Bank of India has created 38,000. I've rounded up the figures, but it is 3.94 lakh jobs since 2014. वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2025 के लिए जारी आर्थिक समीक्षा की गई है, जिसमें वैश्विक स्तर पर मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-2025 में 6.5% की बढ़त देखी गई है, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट में भी भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था करार दिया गया है। फरवरी 2025 में रिटेल महंगाई दर भी 3.6% पर रही। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी इस साल के खाद्यान्न के उत्पादन के आंकड़े भी काफ़ी उत्साहजनक दिखते हैं। आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की महंगाई दरों में काफ़ी कमी रहेगी। उम्मीद जताई जा रही कि रबी और खरीफ दोनों की फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले अधजले नोट के मामले में जांच तेज हो गई है। इस मामले में जस्टिस के आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम डीसीपी देवेश कुमार महाले की अगुवाई में 2 घंटे तक जांच करती रही। जांच के दौरान 14 मार्च को जिस स्थल पर आग लगी थी उसे सील कर दिया गया। 3 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस की ये टीम ने कार्रवाई की है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद नोटों से भरी 4 से 5 अधजली बोरियां मिलने का वीडियो सामने आया था, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। डीडी न्यूज संवाददाता देवेंद्र रावत ने मौके का जायजा लिया। होली की रात अधजले नोटों की तस्वीर सामने आने के बाद जस्टिस वर्मा के मामले में अब जो है जांच आगे बढ़ती जा रही है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम देवेश कुमार महला के नेतृत्व में जस्टिस वर्मा के आवास पहुंची थी, जिसने पूरी तरीके से घटनास्थल का मुआयना किया और उस स्टोर रूम का भी जायजा लिया जहां पे वो अधजले नोटों की तस्वीर सामने निकल कर आई थी। पुलिस की टीम ने पूरी वीडियोग्राफी की है, सारे साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं। उसके बाद उस स्टोर रूम को जो है वो सील किया गया है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्यीय जांच समिति है, विशेष एम्पावर्ड कमेटी है, वो उनकी टीम यहाँ पहुंची थी। करीब पौना घंटा वो यहाँ पे थे मंगलवार के दिन। उसके बाद उनके निर्देश पर दिल्ली पुलिस की टीम हरकत में आई और डीसीपी देवेश कुमार महला आज यानी कि कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। आपको बता दें इस मामले में अब जो है 3 सदस्यीय जो टीम है सुप्रीम कोर्ट की, वो तय करेगी कि मामले में किस प्रकार से आगे का जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, किस प्रकार क्या इसमें क्रिमिनल जो है वो केस दर्ज करना है नहीं करना है, वो कमेटी तय करेगी। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और फायर ब्रिगेड के जो निदेशक हैं उन्हें भी 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो बुलाएगी जांच के लिए, और उसके बाद अपना जो है आगे का वो जांच का जो है दायरा कैसे बढ़ाना है उस पर वो कोई फैसला ले सकते हैं। फिलहाल दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश रिखिए के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसी साल के अंत में होने हैं और ऐसे में इसके लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता संजय जायसवाल के घर पर
बिहार दिवस भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल हुए। साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, जेडीयू के संजय झा, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर के जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जैसे बड़े नेता इस भोज में शामिल हुए। इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है एनडीए का, आप लोकसभा चुनाव में देखें, बाय इलेक्शन में देखें, और अभी पूरे बिहार में एनडीए का जिला वाइज मीटिंग हो रहा है। इससे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन तो कभी था ही नहीं एनडीए का। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बिहार के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक इतना काम नहीं हुआ। बिहार एनडीए बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, ये चुनाव का वर्ष है, तमाम रणनीति तय की जाएंगी। इस बार एक ऐतिहासिक जीत होगी, हमें 225 से अधिक सीटें मिलेंगी। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, निरंतरता में बैठकों का दौर अब चलेगा ही। उस क्रम में आज सब लोग एक साथ बैठ के आने वाले समय को लेकर, चुनाव को लेकर सरसरी तरीके से चर्चाओं की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम बिहार का चुनाव जीतेंगे और एनडीए वहां 225 सीटें जीत कर लाएगी। बिहार में जीतेंगे आप लोग? एकदम जीतेंगे, एनडीए वहां 225 सीट लेके आएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार एनडीए की जीत होगी और ये आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम रहा है। हम सभी चुनाव तैयारियों में लगे हैं। बिहार में एनडीए की मौजूदा स्थिति के सामने कोई भी गठबंधन टिकने वाला नहीं है। सभी चीज़ें तय हैं और इसी आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे स्वाभाविक रूप से। जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है। झारखंड के हजारीबाग में एक धार्मिक जुलूस पर कथित तौर पर पथराव की घटना को लेकर विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और प्रदर्शन किया। हजारीबाग में रामनवमी के पहले 25 मार्च को देर रात निकाले गए मंगला जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। शहर के झंडा चौक और जामा मस्जिद मार्ग के बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को 4-5 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हालांकि बाद में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित कर लिया। घटना के बाद शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। गौरतलब है कि हजारीबाग में रामनवमी महोत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हजारीबाग में घटी घटना न केवल गंभीर है बल्कि दुखद भी है। उन्होंने सदन में कहा कि केवल हिंदू त्योहारों के दौरान ही क्यों अशांति फैलाई जाती है, जबकि अन्य त्योहारों के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं होती। ऐसी घटनाओं से उपद्रवी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। घटना बिल्कुल सुनियोजित है और सरकार जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इससे अपराधियों का मन बढ़ रहा है। जो गुंडागर्दी करने वाले हैं धर्म के नाम पर, उन लोगों की मन बढ़ रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि सरकार को ऐसे तत्वों से कड़ाई से पेश आना चाहिए, ना कि तुष्टीकरण करनी चाहिए। देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बुधवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में दोपहर लगभग 12 बजे इसका परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस सफल परीक्षण का वीडियो भी साझा किया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि रडार की रेंज से बाहर ही रहती है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ये उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से बहुत ही नज़दीक रेंज और कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के विरुद्ध किया गया। रक्षा मंत्रालय ने हाई मोबिलिटी 626 गन टोइंग व्हीकल और 155 mm 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए 6,900 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किया है। आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के मकसद से रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ ये करार किया है।
नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ ही चालू वित्त वर्ष में 2024-2025 में अब तक रक्षा मंत्रालय का पूंजीगत खरीद के लिए कुल 1.40 लाख करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 155 mm 52 कैलिबर पुरानी और छोटी कैलिबर वाली तोपों की जगह लेगी और भारतीय सेना की तोपखाना क्षमताओं में इजाफा करेगी। अपनी असाधारण मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध ATAGS सटीक और लंबी दूरी की हमलों को सक्षम करने के लिए सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अनुबंध पर हस्ताक्षर के दौरान DRDO के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे के ATAGS के परियोजना निदेशक, जिन्होंने परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रक्षा सचिव द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा नवाचार में तेजी लाने और नई तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 50 से अधिक स्टार्टअप और MSME के साथ विचार विमर्श किया है। यह बैठक 24 और 25 मार्च को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित की गई। विचार विमर्श में बैठक में रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार भी मौजूद रहे। इस बैठक में भाग लेने वाले अधिकतर स्टार्टअप और MSME इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस से जुड़े हुए हैं। इनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन, AI/ML, रडार सिस्टम, साइबर सुरक्षा और एडवांस मटेरियल्स पर विस्तृत चर्चा हुई। इन तकनीकों के नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में संभावित उपयोग को लेकर भी विचार किया गया। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार ने कहा कि इस विचार मंथन सत्र से सरकार को रक्षा उद्योग और स्टार्टअप के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। सरकार नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करेगी। ये पहल डीप टेक्नोलॉजी में नवाचार और को बढ़ावा देगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करेगी। भारतीय रेल एक और कीर्तिमान रचने जा रही है। 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में देश की रेल माल ढुलाई 1.6 अरब टन के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहने वाली है। इस तरह भारतीय रेल माल ढुलाई में विश्व के टॉप 3 देशों में शामिल हो रही है। बीता एक दशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिन बड़े बदलावों का गवाह बना, उनमें भारतीय रेल का कायाकल्प भी शामिल है। यात्री सेवाएं हो या माल ढुलाई, तेज रफ्तार और दक्ष सेवाएं रेलवे की पहचान बनी हैं। माल ढुलाई के मोर्चे पर भारतीय रेल एक और उपलब्धि अपने नाम करने जा रही है। भारत रेलवे माल ढुलाई में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होने जा रहा है। 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में देश की रेल माल ढुलाई 1.6 अरब टन के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहने वाली है। भारत के अलावा अमेरिका और चीन टॉप 3 देशों में शामिल हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रहा है। पीएम के मार्गदर्शन में रेलवे की यात्री सेवाओं में बड़े पैमाने पर सुधार के साथ साथ रेलवे माल ढुलाई के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स से इस मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। रेलवे की तस्वीर बदलने में पीएम की नीतियों और कदमों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न केवल बेहतर सेवाओं को संभव बना रहे हैं, बल्कि रोजगार और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान कर रहे हैं। कुल 2843 किलोमीटर के इन दोनों कॉरिडोर्स के 96.4% हिस्से पर सेवाएं जारी हैं, जबकि शेष अनुभाग जल्द पूरा होने वाला है। इतना ही नहीं, 3 नए माल ढुलाई गलियारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार भी चल रहा है। इन कॉरिडोर ने समग्र रूप से रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद की है। इन गलियारों पर 2023-24 में प्रतिदिन औसतन 247 ट्रेनें चलीं।
जबकि फरवरी 2025 में हर दिन औसतन 371 ट्रेनों को चलाया गया। माल ढुलाई सेवाओं से रेलवे के राजस्व में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। 2019 से 24 के बीच 6,952.3 मिलियन टन माल लदान हुआ। इससे रेलवे ने 7,02,372 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया। इतना ही नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से परंपरागत रेल नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है, जिसकी मदद से समयबद्धता के साथ यात्री और माल ढुलाई सेवाएं बेहतर बनी हैं। रेलवे आधुनिकीकरण को लेकर प्रधानमंत्री के लगातार प्रयास बड़े बदलाव का आधार बने हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में रेलवे भी शानदार रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम का सकारात्मक असर अब साफ नजर आने लगा है। भारत दुनिया का शीर्ष तिपहिया वाहन निर्माता बन चुका है। इसके अलावा कुल 3 करोड़ रोजगार भी इस क्षेत्र में सृजित हुआ है। इस सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए नीतिगत सुधार और इंफ्रा विकास का विजन है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत अब एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मेक इन इंडिया का असर। सालाना 2 करोड़ 80 लाख गाड़ियों का हो रहा है उत्पादन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 45 लाख यूनिट का हुआ निर्यात। $36 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया आकर्षित। पीएलआई और पीएमई ड्राइव ने ईवी और बैटरी आधारित वाहनों को दिया बढ़ावा। 44 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हो चुके हैं रजिस्टर्ड। ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 साल नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचा विकास के रहे हैं। राजकोषीय प्रोत्साहन का असर घरेलू कार उत्पादन पर भी नजर आया है। अब भारत दुनिया की बेहतरीन तकनीक के साथ विश्व स्तरीय वाहन निर्माण का हब बन रहा है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। विनिर्माण सुविधाओं के स्थापित होने की तस्वीर का अंदाजा इस आंकड़े से आसानी से लगाया जा सकता है। साल 91-92 में 20 लाख प्रतिवर्ष वाहन निर्माण की क्षमता भारत में थी, जो अब बढ़कर साल 2023-24 में ये 2 करोड़ 80 लाख हो चुकी है। वहीं भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग का कारोबार करीब 20 लाख करोड़ का हो चुका है। इसके अलावा इस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 3 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। भारत तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता है। विश्व में दुपहिया वाहनों के शीर्ष 2 निर्माताओं में से भारत एक है। यात्री वाहनों के शीर्ष 4 निर्माताओं में से भारत एक है और विश्व में वाणिज्यिक वाहनों के शीर्ष 5 निर्माताओं में भी भारत शामिल है। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वाहन और ऑटो कलपुर्जे निर्यात किए हैं। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में साल 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। देश की जीडीपी में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का योगदान 6.6% का है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को पीएलआई स्कीम के द्वारा बढ़ावा दे रहा है और बाजार में अब इनकी भागीदारी 6.6% की पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जो 2026 तक $300 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2014-2015 में केवल 26% मोबाइल फोन भारत में बनाए जाते थे। वहीं दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 99.2% हो गया है। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थीं। अब इनकी संख्या 300 से अधिक हो गया है।
भारत से मोबाइल फ़ोन का निर्यात 2014-2015 में 1,566 करोड़ रुपए का था, जो 2023-2024 में बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी 77 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपए था और ये वित्त वर्ष 2024 में 4,22,000 करोड़ रुपए हो गया है। भारत में हर साल 325 से 330 मिलियन से अधिक मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया जा रहा है। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ने भी महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। इसमें 5 ऐतिहासिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनका कुल संयुक्त निवेश 1.52 लाख करोड़ रुपए के करीब है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में भारत के स्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत है। माइक्रॉन के साथ पहली बड़ी परियोजना के साथ लगभग 22,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के भारत में 91,526 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर फैब सुविधा स्थापित करने के लिए फरवरी 2024 में वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के भारत में 27,120 करोड़ रुपए के निवेश के साथ OS80 सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को फरवरी 2024 में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा फरवरी 2024 में CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भारत में 7,584 करोड़ रुपए के निवेश को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया और सितंबर 2024 में केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी। भारत का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन मेक इन इंडिया पहल की सफलता का प्रमाण है। भारत में विनिर्माण प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए कई योजनाओं के साथ साथ देश ने स्थानीय विनिर्माण, निर्यात और निवेश को काफ़ी बढ़ावा दिया है। एक तरफ मेक इन इंडिया पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने में आधारशिला रख रही है, तो वहीं चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम ने मोबाइल फ़ोन और उसके उपयोग और असेंबली को बढ़ावा दिया है। इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना है और मोबाइल उपकरणों के लिए एक मजबूत स्थानीय विनिर्माण इकोसिस्टम बनाना है। इसके साथ 1 अप्रैल 2020 को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की गई थी। ये योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की बिक्री बढ़ने पर 3% से 6% का प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने PLI योजना के तहत प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में भी वृद्धि की है, जिससे घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवंटन 5,747 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2025-2026 में 8,885 करोड़ रुपए हो गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित व्यापक डाटा पूलिंग अभ्यास के माध्यम से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में एनक्रिप्टेड आधार पर उपयोग मनरेगा, EPFO, ESIC, APY, PM पोषण जैसी 34 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं में करते हुए विशिष्ट लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक रिकॉर्ड संसाधित किए गए हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत की 65% आबादी यानी लगभग 92 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ योजना नगद एवं वस्तु दोनों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 48.8% को नगद लाभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट WSPR 2024-2026 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है, जिसमें मौजूदा केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शामिल हैं, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भारत का वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कवरेज आकलन 48.8% अभी भी कम आंका गया है। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए भारत का वास्तविक सामाजिक सुरक्षा कवरेज बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। डेटा एकत्रित करने की इस प्रक्रिया से न केवल सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत होगी, बल्कि केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कल्याणकारी खर्च को अनुकूलित करने और सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण की दिशा में आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। इससे राज्यों को राज्य विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास एवं अन्य देशों के साथ साथ व्यापार एवं सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर चर्चा करने में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और यूनिसेफ की ओर से प्रकाशित
रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक के विमोचन का अवसर प्राप्त हुआ। इस पुस्तक में गाँव में लैंगिक परिवर्तनकारी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कार्यक्रम की प्रेरक कहानियों का संग्रह है। यूनिसेफ और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा तैयार की गई ये पुस्तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के तहत किया गया है और ये सराहनीय प्रयास न केवल जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलावों को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। इस पुस्तक में दर्ज हर कहानी बदलाव की एक लहर है जो समाज को प्रेरित करती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इन कहानियों से प्रेरणा लें। दुनिया का कोई भी देश नवाचार, शोध, अनुसंधान के बगैर विकसित नहीं हो सकता। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए नवाचार, शोध और अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना होगा। यह कहना है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब तक विकास समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक विकास का सपना साकार नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को मजबूती देने के प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार पेटेंट्स, ट्रेडमार्क से जुड़े कानूनों में बदलाव और सुधार होना चाहिए। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क आवंटन की प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था बनाने पर काम किया जाएगा। इसके माध्यम से नवाचार, स्टार्टअप, व्यापार सुगमता को बेहतर बनाकर इस क्षेत्र से जुड़े युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास होगा। As the Honorable Prime Minister said, and I'd like to quote Prime Minister Modi, the significance of science is not only in invention and development, but also in fulfilling the aspirations of the last person. गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में जब हम बदलाव ला सके और उस बदलाव लाने के लिए हम अनुसंधान करें, हमारा रिसर्च, हमारी नई सोच, हमारा नए काम करने का ढंग जब गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगा, तभी जाके ये देश विकसित भी होगा और तभी जाके ये देश की विकास यात्रा 140 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएगी। श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीकानेर और गुजरात विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित विशेषज्ञों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत और श्रीलंका के धार्मिक नेताओं ने भगवान श्री राम के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा की और कुछ देशों के उदाहरण साझा किए। इस मौके पर रामायण में श्रीलंका के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सीता अहिल्या, मनावरी मंदिर और मुन्नेश्वरम मंदिर जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं, जहां भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित की थी। ये हिंदू भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते 11 मार्च को लोकसभा में आप्रवास विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। इस विधेयक में भारत आने वाले विदेशियों के लिए पासपोर्ट, वीज़ा और उनके पंजीकरण और अन्य प्रवासन जैसे कानूनों के लिए व्यापक नियम बनाए गए हैं। ये बिल भारत की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद अहम है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। संसद के मौजूदा सत्र में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया था। इस विधेयक में आप्रवास और विदेशियों के नियमन से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इस बिल में पासपोर्ट, वीजा, विदेशियों के पंजीकरण और अन्य आप्रवास से जुड़े कानूनों के लिए व्यापक नियमों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। बीते 11 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विधेयक का उद्देश्य एक एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढांचा बनाना है।
ये विधेयक पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 समेत कई अन्य मौजूदा कानूनों की जगह लेगा। नए नियमों के बनने तक इन कानूनों के तहत चल रहे सभी मामले और दंड वैध रहेंगे। इस विधेयक में सख्त वीजा और पंजीकरण नियमों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विधेयक में नियमों के सटीक कार्यान्वयन के लिए इमिग्रेशन ब्यूरो को मजबूत करना, उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और अप्रवास प्रक्रिया के पालन जैसे उद्देश्य शामिल हैं। नए कानून के तहत प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया जाएगा। विधेयक में केवल वैध दस्तावेजों के साथ ही भारत में प्रवेश की अनुमति मिलने, संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने और उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही भारत आने वाले विदेशी नागरिकों से वीजा की शर्तों के सटीक अनुपालन का जिक्र भी विधेयक में है। इसके अलावा भारत आने वाले विदेशियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने को लेकर भी प्रावधान किया गया है। साथ ही उनके लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। यहां काम करने वाली संस्थाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और होटलों को भी उनके यहां रह रहे विदेशी नागरिकों की जानकारी मुहैया करानी होगी। इस विधेयक में कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश पर 5 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 सुरक्षा चुनौतियों को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के तालचेर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 17 मार्च को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय सेपक टकरा टीम को उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए सेपक टकरा विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक लाने के लिए टीम की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सेपक टकरा विश्व कप 2025 में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए हमारे दल को बधाई। ये दल 7 पदक लेकर आया है। पुरुषों की रेगू टीम ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये शानदार प्रदर्शन वैश्विक सेपक टकरा के खेल में भारत के लिए आशाजनक भविष्य का संकेत देता है। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और बिहार की राजधानी पटना में पहली बार आयोजित हुए सेपक टकरा वर्ल्ड कप का शानदार समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल है। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। खास बात यह है कि सेपक टकरा के इतिहास में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार संपन्न हुए सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का रोमांच खेल प्रेमियों के सर चढ़कर बोलता रहा। 6 दिनों तक चले इस वर्ल्ड कप के पुरुष वर्ग में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 2-1 से हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। वहीं जापान को दूसरे स्थान पर सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और ओलंपियन विधायक श्रेयसी सिंह ने विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुझे लगता है कि जितनी भी टीम्स आई थी वो एक तरह से अपने आप में विजय होकर जा रही है, लेकिन स्वर्ण पदक जीता एक गर्व की बात है और बिहार की मिट्टी पर भारतीय दल ने ये मेडल जीता है। मैं तहे दिल से सभी खिलाड़ियों को, उनके टीम को, उनके कोचेस को ढेर सारी बधाई देती हूँ। हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी और इस टूर्नामेंट से पहले हम लोगों ने अब्रॉड ट्रेनिंग एक 1 मंथ का कैंप लगाया था, जो कि थाईलैंड में वर्ल्ड टाकरा एकेडमी में लगाया था, जहां पे हमारे खिलाड़ियों ने बहुत पसीना बहाया था और हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम कम से कम 4 मेडल्स के अंदर 1 गोल्ड मेडल तो जरूर हासिल करें, और जो हमने हासिल भी कर लिया। फाइनल मैच में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया मंच पर भारतीय पुरुष वर्ग के रेगू टीम में स्वर्ण जीतने पर टीम को बधाई दी है। फाइनल मैच में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री
मंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई देते हुए कहा कि बिहार में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होना गर्व की बात है। इससे राज्य की खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। लगातार भारत का जो वर्ल्ड कप बिहार में हो रहा है, सब भारत ही जीत रहा है। बहुत प्राउड मोमेंट है ये हम लोग के लिए, बहुत अच्छा है। हम अच्छा से भी खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग का थोड़ा लक के बीच में 5 सेट हार गया था, लेकिन हम अभी बहुत खुश है, हम जीत के बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने अपने देश को गोल्ड मेडल दिया है, काफी अच्छी तकनीक डिसाइडिंग साइड गया है, पर एक वो जीता है एक हम जीता है, लास्ट में भी बिल्कुल बराबर नेक टू नेक जा रहे हैं। खिताबी मुकाबले के पहले सेट में भारत ने 15-11 से जीत हासिल की, लेकिन जापान ने दूसरा सेट 11-15 से जीतकर खेल में शानदार वापसी की। हालांकि तीसरे और निर्णायक सेट में भारत ने 14-17 से बाजी मार ली और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। विश्व कप के महिला रेगो इवेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। महिला रेगो इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हालांकि इस इवेंट का गोल्ड मेडल थाईलैंड और सिल्वर मेडल वियतनाम के नाम रहा। लेकिन कुल मिलाकर पटना में विश्व कप के शानदार आयोजन ने बिहार की खेल संस्कृति को नया फलक दे डाला है। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।